नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पिछले कई सारे सालों से देश में राम जन्मभूमि या राम मंदिर का मुद्दा चर्चा में है, लेकिन हर समय उस चर्चा का उद्देश्य या उस चर्चा का मकसद जो है वो एक जैसा नहीं रहा। समय समय पर उसका मकसद, उसका उद्देश्य बदलता गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब राम मंदिर का या राम जन्मभूमि का मुद्दा उछाला गया और उस वक्त उसका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मुद्दा सन 1858 को उठाया गया। 1857 की लड़ाई विफल होने के बाद ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अंग्रेजों के साथ सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता, सीधे तौर पर हथियारबंद आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, चलाया भी गया तो भी हम उसमें नहीं जीत सकते। इसलिए भारत में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी करनी होगी और इसलिए उन्होंने 1858 को बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द वो मामला खड़ा किया राम जन्मभूमि का, जिसमें पहला दंगा उस विषय को लेकर हुआ, जिसमें 70 से भी ज्यादा मुस्लिम लोगों की मौत हो गई। उस वक्त उनका उद्देश्य ये था कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दी जाए और अंग्रेज शासन को अपने सामने झुकाया जाए। वो कमजोर होगा फिर उसको झुकाया जाएगा, या ब्राह्मण जिस तरह से मुगलों के शासनकाल में प्रशासन संभालने का काम कर रहे थे, उसी प्रकार से वो अंग्रेजों का भी प्रशासन संभालने का काम करेंगे। ये इतने हद तक ब्राह्मण चाहते थे कि अंग्रेजों को झुकाना चाहिए और इसके लिए भारत में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को खड़ा करना बहुत जरूरी था और इसलिए उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और उसमें पहला दंगा हुआ। दूसरी बार जब ये मुद्दा 1980 के दशक में उठाया गया, उससे पहले 1949 को यानी अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में 22 और 23 दिसंबर की रात को गोरखपुर से राम की मूर्तियां लाई गई अयोध्या में और उस मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में रखी गई और फिर उस विषय को चर्चा शुरू हो गई। वो विषय फिर से विवादित बन गया और वही विषय उस वक्त उसका उद्देश्य था कि आगे चलकर इसका हमें राजनीतिक फायदा लेना है। 1980 के दशक में जब यह मुद्दा चर्चा में लाया ब्राह्मणों ने, उस वक्त उसका उद्देश्य ये था। 80 के दशक में आप सभी को पता है कि मंडल का आंदोलन चला, मंडल कमीशन का आंदोलन चला और ओबीसी में अपने अधिकारों के प्रति, खासकर अपने आरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी। उस जागरूकता को रोकने के लिए, उसे दबाने के लिए और ओबीसी अगर आरक्षण के समर्थन में खड़ा होता है तो वो ब्राह्मणों के विरोध में जा सकता है। ऐसा ना हो, ओबीसी में हो रहे जागृति को रोकना है और ओबीसी को अपने साइड में खड़े करना है। इसलिए 1980 के दशक में ब्राह्मणों ने राम मंदिर का मुद्दा फिर से खड़ा किया। अब इसमें मैं बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूं, कांग्रेसी ब्राह्मण, बीजेपी के ब्राह्मण या संघ के ब्राह्मण, ऐसा बाइफर्केशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि सनातनी ब्राह्मण यानी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण और प्रोग्रेसिव ब्राह्मण, प्रगतिशील ब्राह्मण, ये एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। इसलिए अगर 1858 में वो कौन से ब्राह्मण थे, कांग्रेसी थे या भाजपाई थे? 1949 में कांग्रेसी ब्राह्मण थे या भाजपाई थे या संघी ब्राह्मण थे, इस चर्चा में हमें नहीं जाना है। ब्राह्मण एक ही होता है और उसका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर के ब्राह्मण को अगर खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो कन्याकुमारी के ब्राह्मण को छींक आती है। इतनी एक सूत्रता उनमें है, इतना कोऑर्डिनेशन उनमें है। इसलिए मैं उन दोनों में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं कर रहा हूं, कोई बाइफर्केशन नहीं कर रहा। तो 1900 दशक में ब्राह्मणों ने यह सोचा कि ओबीसी की अगर जागरूकता बढ़ गई, खासकर आरक्षण को लेकर, तो वो ब्राह्मणों के विरोध में जा सकते हैं। संविधान लागू होने के बाद करीब 30 साल तक ओबीसी को उनके अधिकार क्यों नहीं दिए गए, उनका आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया, संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया और किन ने नहीं दिया, वो कौन लोग हैं, ये ओबीसी के लोग जान सकते हैं। ऐसा ना हो इसलिए ब्राह्मणों ने 1980 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा
खड़ा किया, जिससे ओबीसी की जो जागरूकता हो रही थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। तो ये उद्देश्य उस वक्त था। 1990 के दशक में जब ये मामला फिर एक बार उछाला गया, तब 1990 का दशक आप सभी को पता होगा कि उस वक्त बगैर कांग्रेसी गठबंधन या बगैर कांग्रेसी पार्टियां, खासकर बहुजन समाज की क्षेत्रीय पार्टियां बन रही थी। उसमें लालू प्रसाद यादव है, मुलायम सिंह यादव है, शरद यादव है, चंद्रशेखर है। इन लोगों की तमाम पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां बहुजन समाज की, जो कांग्रेसी नहीं थे, जो भाजपाई नहीं थे या संघ से प्रेरित नहीं थे, वे लोग अपनी अपनी पार्टियां बना रहे थे। और ब्राह्मणों को यह डर था। उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का है तो वो माननीय कांचीराम जी का है। कांचीराम साहब ने उत्तर प्रदेश, जो कि देश का एक बड़ा सूबा है, कहा जाता है कि दिल्ली के सरकार का या केंद्र की सत्ता का रास्ता वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश में देश के एक बड़े सूबे पर उन्होंने अपनी राजनीतिक दावेदारी सिद्ध कर दी थी 90 के दशक में। और ये डर ब्राह्मणों में था कि यही काम अगर अलग अलग राज्यों में हुआ, जबकि कांशीराम जी ये प्रयास कर रहे थे, राजस्थान में वो प्रयास कर रहे थे, मध्य प्रदेश एक उनके बड़ा टारगेट था, इसके अलावा बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ में गठबंधन बना रहे थे। तो ये कांशीराम जी अलग अलग राज्यों में जो बहुजन समाज की क्षेत्रीय पार्टियां थी उनमें कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उनको एक साथ ला रहे थे। और ब्राह्मणों ने यह सोचा कि अगर बगैर कांग्रेसी लोग, बहुजन समाज के लोग अगर राजनीति में आते हैं तो कल जो क्षेत्रीय दल है वो इकट्ठा आकर केंद्र की सत्ता पर भी दावा कर सकते हैं, केंद्र की सत्ता पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए ब्राह्मणों ने कांग्रेस का विकल्प खुद ही खड़ा किया। और ऐसा खड़ा करने के लिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा, राम जन्मभूमि का मुद्दा 1990 के दशक में फिर से उछाला। और आप सभी को पता है कि राम मंदिर यानी बाबरी मस्जिद को गिराने से पहले कभी भी बीजेपी केंद्र की सत्ता में नहीं थी। उनके केवल 80 के दशक में 2 सांसद थे। और बाबरी मस्जिद गिराने के बाद एकाएक जिनके केवल 2 सांसद थे, वो पार्टी केंद्र की सत्ता में आ गई। तो ब्राह्मणों ने ये षड्यंत्र करके, ये सोच समझकर कांग्रेस का विकल्प खड़ा करने का काम किया, ताकि सत्ता में भी ब्राह्मण रहे और विरोधी दल जो है वो भी ब्राह्मणों का ही रहे, ताकि पॉलिसी में किसी प्रकार के कोई बदलाव ना हो। अगर सत्ता में ब्राह्मण रहता है और विरोधी दल में अगर बहुजन रहता है तो कल जाकर ये पासा पलट सकता है, बहुजन सत्ता में आ सकते हैं। और अगर बहुजन केंद्र की सत्ता में आ गए, उनके नियंत्रण में अगर सत्ता आ गई, तो फिर वो संविधान को 100% लागू कर देंगे। और लागू करने के बाद ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो, इसीलिए ब्राह्मणों ने कांग्रेस का विकल्प बीजेपी खुद ही तैयार कर दिया। तो 90 के दशक में ये राम जन्मभूमि या राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि कांग्रेस का विकल्प तैयार किया जाए। उसके बाद 1999 में बीजेपी की सत्ता आई केंद्र में सत्ता आने के बाद उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। 5 साल में नहीं बनाया। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ। उस चुनाव के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। उन 5 सालों में उन्होंने नहीं बनाया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसमें भी उस मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कहा कि हम लोग राम का मंदिर जो है वो बनाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जितने भी वादे किए थे, फिर चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, 15 लाख देने का हो, या अगर कैलकुलेटिव कहा जाए तो विकास करने का जो वादा उन्होंने किया था, उन्होंने जो दावा किया था, वो पूरा दावा फेल हो गया। ना 2 करोड़ नौकरियां मिली और ना ही किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए। और भी उनकी जो नीतियां उन्होंने बनाई थी वो सारी की सारी नीतियां विफल हो गई, फेल हो गई। फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो, फिर चाहे वो जैसे अभी ये कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत, वो भी किस प्रकार से गलत है ये अभी सामने आ रहा है। तो उन्होंने जो नीतियां बनाई थी, जो वादे किए थे, वो सारे वादे पूरे करने में वो विफल हो गए। अब जब विफल हो गए तब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, जनता उनके विरोध में हो रही है।
खासकर ओबीसी के लोग जिनको उन्होंने इतने सालों तक मूर्ख बनाकर रखा था, अनजान अज्ञान बनाकर रखा था और उनका केवल वो हिंदू के नाम से इस्तेमाल कर रहे थे, वो अगर जागृत हो गए तो फिर बीजेपी के लिए यानी ब्राह्मणों के लिए संकट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद फिर से राम मंदिर का मुद्दा या राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो सामने लाया। इस वक्त उनका मकसद ये था कि लोग उनके विरोध में ना जाए, इसलिए उन्होंने लोगों को कहा कि हमने आपका राम मंदिर जो है वो बनाने का काम शुरू कर दिया है, लोग इसी में खुश हो जाए। लोग ना 2 करोड़ नौकरियों की बात करें, ना 15 लाख की बात करें, ना विकास की बात करें, ना मेड इन इंडिया की बात करें, ना स्टैंड अप इंडिया की बात करें। लोगों को खुश करने के लिए, सस्ते में खुश करने के लिए उन्होंने फिर एक बार राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया, जिस पर चर्चा हुई और लोग जो है वो अपने मुद्दे भूल गए। लेकिन अभी जिस प्रकार से वहां पर अवशेष मिले हैं और सभी लोग दावा कर रहे हैं, बुद्धिस्ट लोग, ओबीसी लोग, खासकर मौर्य जो है शाक्य लोग हैं, महाराष्ट्र के मराठा कुर्मी लोग जो है वो भी दावा कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है और वो हमारी विरासत है। जैसे वामन मेश्राम साहब भी कहते हैं कि ये बुद्धा की जो विरासत है, सम्राट अशोका की जो विरासत है, वो केवल आज के बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जो खुद को बुद्धिस्ट मानते हैं, उनकी विरासत नहीं है। तो ये विरासत समस्त मूल निवासी बहुजनों की विरासत है और इस पर एक नई बहस छिड़ गई है और आने वाले समय में इस पर आंदोलन भी होने की संभावना है। तो ये 4 उद्देश्य थे, 4 अलग अलग समय पर राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का मुद्दा खड़ा करने के पीछे ब्राह्मणों ने ये सोची समझी साजिश की, षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में बहुजन समाज के लोग धीरे धीरे फंसते चले गए। लेकिन अभी जिस प्रकार की जागृति बढ़ गई है, खासकर सोशल मीडिया की वजह से जो जागृति बढ़ गई है, इसको देखते हुए अभी ये नहीं लगता कि फिर एक बार ब्राह्मण लोग, बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणों की झांसे में फंस सकते हैं। अभी बहुजन समाज में काफी मात्रा में जागृति बढ़ी है। तो ये वीडियो यही तक था, यही इसका उद्देश्य था कि आपको ब्राह्मणों के षड्यंत्र को बता दिया जाए, उससे सतर्क किया जाए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई उद्देश्य रहा है इस राम जन्मभूमि, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा करने के पीछे, तो वो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए और ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।